नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 4 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। भारत की अफगानिस्तान को मदद, बाघा बॉर्डर से तोड़खम जाएंगे 50,000 टन गेहूं और दवाइयां। पाकिस्तान घुटने पे आया भारत के सामने जी, आखिरकार पाकिस्तान घुटने पे आ ही गया है। दूसरी बड़ी अपडेट, आर्थिक कॉरिडोर, ग्वादर में 5500 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेगा बलूचिस्तान। पूरा ग्वादर बोर्ड तबाही की कगार पे आ चुका है। स्थानीय लोग और खास करके बलूचियों ने खोला मोर्चा। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत बांग्लादेश की दोस्ती के जश्न के गवाह बनेंगे दुनिया के 18 देश। 6 दिसंबर को मनाया जाएगा मैत्री दिवस। तीसरी बड़ी अपडेट, अब रशिया ने अमेरिकी राजनयिकों को 2 महीने के भीतर देश छोड़ने के दिया आदेश। अमेरिका और रशिया में बढ़ी टकराहट, पहले अमेरिका ने छोड़ने के दिए थे आदेश। वहीं अगली अपडेट बताएंगे, मुफ्त बोली, जम्मू कश्मीर को खुले जेल में कर दिया तब्दील। विरोध करने वालों को दबाने का आवाज प्रयास किया जा रहा है, तो लगातार रो रही है महबूबा मुफ्ती। एक एक करके दोस्तों आपको जानना बेहद जरूरी, जहां पे आपको बता दें पाकिस्तान में श्रीलंका के नागरिक को पीट पीट कर हत्या और जला दिया गया, मार दिया गया। पैगंबर मोहम्मद के नाम वाले पोस्टर का अनादर करने का लगा है आरोप। तो अब आप समझिए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। तो दोस्तों एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे। जहां पे फ्रांस से 80 राफेल यूएई युद्धक विमान यूएई खरीदने जा रहा है, तो वो हम आपको बताएंगे कैसे, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चाइना को झटका दे जर्मनी ने भारत के साथ किया गठबंधन, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारत की अफगानिस्तान को मदद, बाघा बॉर्डर से तोड़खम जाएंगे 50,000 टन गेहूँ और दवाइयाँ। पाकिस्तान ने लिया बड़ा फैसला। भारत ने संकटग्रस्त अफगानिस्तान को मानवीय मदद के तौर पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराने का ऐलान कर दिया था। बीते दिनों पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि अब वह अपवाद के आधार पर ये मदद अपने देश से होकर ले जाने की मंजूरी देगा। दोनों देशों में इस मदद को ले जाने के तरीके को लेकर विवाद भी देखने को मिला था। गुरुवार को इसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के इस फैसले को लागू करने के लिए फैसला किया गया है। हम भारत की ओर से दी जाने वाली इस मदद को बाघा बॉर्डर के तोड़खम तक ले जाने के लिए अफगान ट्रकों का इस्तेमाल करने की मंजूरी देंगे। गुरुवार को भारत ने कहा है कि इसे लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है और लगभग भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान जो चोरी से अभी तक गेहूं चुराना चाहता था, यूएन और अमेरिका ने फटकार लगाई, क्योंकि भारत ने दोनों देशों को खास करके अमेरिका और यूएन संगठन से भी अपील की थी, जिसके बाद से पाकिस्तान जो है वो अब जाने देगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आर्थिक कॉरिडोर, ग्वादर जो है पूरी तरीके से तबाही की कगार पे। 5500 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है पाकिस्तान, 5500 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेगा बलूचिस्तान। स्थानीय लोगों का विरोध दिखा लिया फैसला। दोस्तों चीनी प्रोजेक्ट खिलाफ व्यापक नाराजगी झेल रहे पाकिस्तानी राज्य बलूचिस्तान के प्रशासन को हिला दिया है। स्थानीय लोग करीब 18 दिन से धरने और विरोध पे बलूची जो है वो बैठे हैं। बलूचियों ने पूरी तरीके से इसको तबाह करने का भी ऐलान कर दिया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने ग्वादर के तटीय शहर में 5500 अतिरिक्त पुलिस और अधिकारियों को तैनात करने के आदेश जारी कर दिए। बलूचिस्तान के केंद्रीय पुलिस कार्यालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार ग्वादर पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जा रहा है, जिसमें निचले कैडर के कर्मियों के अलावा पुलिस उपाधीक्षक, डीएसपी और स्टेशन हाउस अधिकारी, एसएचओ शामिल हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि एसपी, सहायक पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और डीएसएचओ को छोड़कर कोई और अधिकारी हथियार नहीं ले जाएगा। प्रत्येक एसएसपी, डीएसपी और प्रत्येक एसएचओ के साथ 2 बंदूकधारी पुलिसकर्मी साथ होंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों पूरी तरीके से हालत ख़राब है, बलूचियों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्वादर पोर्ट शान का सीपीसी तबाही की कगार पे आ गया है। अगली अपडेट, भारत बांग्लादेश की दोस्ती के जश्न के गवाह बनेंगे दुनिया के 18 देश। 6 दिसंबर को मनाया जाएगा मैत्री दिवस। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के दोस्ती को 6 दिसंबर 2021 को 50 वर्ष होने जा रहे हैं और इस अवसर पर दोनों देशों के बीच एक तरीके से भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और इस भव्य कार्यक्रम के जरिए ये बताने और दिखाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे भारत और बांग्लादेश के बीच अभी भी यानी इतने साल होने के बावजूद भी मैत्रीपूर्ण संबंध पूरी तरीके से बने हुए हैं। इस बीच आपको बता दें दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश कूटनीतिक रिश्तों के 50 वर्ष के कार्यक्रम को व्यापक तौर पर मनाया जाएगा और इसी कड़ी में दोनों देश संबंधित मिशनों के माध्यम से भारत बांग्लादेश के अलावा 18 देशों में भी ये समारोह किया जा रहा है।
और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, आज गृहमंत्री अमित शाह जैसलमेर के दौरे पे पाकिस्तान के बॉर्डर का भी फिर से करेंगे मुआयना। जी हाँ, राजस्थान। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज 4 दिसंबर सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक NSA जामवाले ने बताया है कि 5 दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर परेड की सलामी लेंगे। उन्होंने कहा है कि अमित शाह 4 सितंबर को सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे, जवानों के साथ बातचीत करेंगे और सीमा पर ही जवानों के साथ रात भी बिताएंगे। दोस्तों, जामवाल ने बताया है कि सीमा सुरक्षा बल के क्षमताओं को गृहमंत्री को दर्शाया जाएगा और इस कार्यक्रम में हमारे जवानों के साथ हमारी सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं भी परेड करेंगी और डेयर डेविल हथियारों के साथ हैंडलिंग में भी भाग लिया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की ओर से कहा गया कि BSF अपने 57वां जन्मदिवस दिल्ली के बाहर राजस्थान के सीमावर्ती जिला जैसलमेर शहर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में 5 दिसंबर को आयोजित करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पे रात भी गृहमंत्री अमित शाह बिताएंगे। 2 दिनों के दौरे पे हैं। रात में पाकिस्तान के बॉर्डर पे रात बिताएंगे। एक और अपडेट, अब रशिया ने अमेरिकी राजनयिकों को 2 महीने के भीतर देश छोड़ने के दिया आदेश। टकराहट बढ़ गई अमेरिका और रशिया में। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से अपने राजनयिकों को निष्कासित किए जाने के बाद रूस ने बराबर प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने भी अमेरिकी दूतावास में तैनात राजनयिकों को एक हिस्से के 2 महीने के भीतर देश छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोव ने ये बड़ी बातें कही हुई हैं। आपको बता दें कि मारिया ज़खारोव ने कहा है, जिस तरीके से टकराहट बढ़ रही है, ऐसे में तत्काल अमेरिकी राजनयिक देश छोड़ें। आपको बता दें, शिन्हुआ न्यूज़ की एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने रशिया के 55 राजनयिकों को 2 बेंच में 30 जनवरी व 30 जून 2022 तक देश छोड़ने के आदेश दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने रविवार दिसंबर 2020 में वाशिंगटन स्थित रूसी दूतावास तथा न्यूयॉर्क व ह्यूस्टन स्थित महावाणिज्यिक दूतावासों में तैनात राजनयिकों के कार्यकाल को 3 साल तक सीमित करने का फैसला किया। एक और अपडेट, भारत के साथ घनिष्ठ संबंध जारी रखेगा जर्मनी को नया गठबंधन। चीन से शांति बनाए रखने की जताई उम्मीद। दोस्तों, जर्मनी में नए गठबंधन ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की रूपरेखा तैयार की है और चीन से शांति स्थिरता के लिए जिम्मेदार भूमिका निभाने की उम्मीद जताई है। दरअसल ओलाफ स्कोल्ज के नेतृत्व में नवनिर्वाचित त्रिपक्षीय गठबंधन, जो सोशल डेमोक्रेटिक, ग्रीन्स और लिबरल के बीच गठित हुआ है, ने कहा है कि जर्मनी का भारत के साथ गहरा संबंध बना रहेगा और इस दस्तावेज में भारत और भारत जर्मन रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के महत्व का एक मजबूत संदर्भ है। गठबंधन संधि में भारत का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी के लगातार बढ़ते महत्व को संकेत देता है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। महबूबा मुफ्ती बोली, जम्मू कश्मीर को खुले जेल में कर दिया गया तब्दील। फिर से सेना के एक्शन के बाद रोई महबूबा। PDP के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के आंतरिक समाचार पत्र स्पीकअप का पहला अंक जारी किया। अब जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति और राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी का रुख PDP कैडर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस बीच आपको बता दें, इसे वरिष्ठ नेता नईम अख्तर अब्दुल रहमान बीरी को गुलाम नबी लोन के मौजूदगी में महबूबा के आवास पर जारी किया गया। न्यूज़लेटर के संपादकीय में कहा गया कि जम्मू और कश्मीर से उसका विशेष दर्जा छीने हुए 2 साल से थोड़ा अधिक समय बीत चुका है। तब से वर्तमान सरकार द्वारा लिया गया हर निर्णय कश्मीरियों को सामूहिक दंड और अपमान के एकमात्र उद्देश्य के साथ किया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, सुरक्षा की स्थिति गंभीर है, बेचैनी की व्यापक भावना है, गुस्सा उबल रहा है। इस तरीके की बात कहना है महबूबा मुफ्ती का। इधर जैसे ही सेना का एक्शन शुरू होता है, उधर महबूबा मुफ्ती की हालत ख़राब हो जाती है। अगली अपडेट, पाकिस्तान में श्रीलंका के नागरिकों को भीड़ ने पीट कर मारा और जलाया। पैगंबर मोहम्मद के नाम वाले पोस्टर का अनादर का आरोप। दोस्तों, पाकिस्तान के सियालकोट में शुक्रवार को भीड़ ने श्रीलंका के एक नागरिक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और बाद में उसके शव को जला दिया। द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना सियालकोट के वजीराबाद मार्ग पर हुई है, जहां प्राइवेट फैक्ट्रियों के श्रमिकों ने कथित तौर पर एक फैक्ट्री के एक्सपोर्ट मैनेजर पर हमला कर उसे मार दिया और बाद में उसके शव को जला दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि फैक्ट्री के कर्मचारियों ने पीड़ित पर उस पोस्टर के अनादर का आरोप लगाया था, जिस पर पैगंबर मोहम्मद का नाम लिखा था। सियालकोट जिला पुलिस अधिकारी उमर सईद मलिक ने कहा है कि मृतक व्यक्ति की पहचान श्रीलंका निवासी प्रियंता कुमारा के रूप में हुई है।
पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने इसे बेहद दुखद घटना करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और पुलिस महानिरीक्षक से वास्तविक रिपोर्ट मांगी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 6 दिसंबर को मोदी से मुलाकात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति 2+2 समिट भी होगी। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत यात्रा पे आ रहे हैं। एक दिन की इस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति का शेड्यूल का बिजी रहेगा। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 2+2 समिट भी अहम होगी। इससे भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ दोनों देशों के अलावा अफसर शिरकत करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने गुरुवार को पुतिन की भारत यात्रा की पुष्टि की है। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे फ्रांस से 80 राफेल युद्धक विमान खरीदेगा यूएई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब एपी फ्रांस का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात में 16 अरब यूरो लागत 80 राफेल युद्धक विमान खरीदेगा। अमीरात ने अधिकारियों से इस सौदे की अभी पुष्टि नहीं की है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने इसे निर्यात के लिए सबसे बड़ा हथियार सौदा बताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों खाड़ी देशों के 2 दिवसीय दौरे के पहले चरण में अमीरात पहुंचे। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण करने के 1 महीने पहले मैक्रों संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब के दौरे पे हैं। 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला है, जिसमें मैक्रों दूसरा कार्यकाल हासिल करने का प्रयास करेंगे। एक और अपडेट लेते हुए, गिरोह के दमन को लेकर चीन पर सख्त हुआ अमेरिका। शिनजियांग में बनने वाले प्रोडक्ट होंगे बैन। दोस्तों, चीन के शिनजियांग में क्षेत्र में जबरन श्रम को लेकर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य अगले सप्ताह इस बिल पर मतदान करने को तैयार हैं। ये जानकारी बिल के प्रायोजक जिम वैकनवर्ग ने दे दी है। इस बिल के पारित हो जाने से शिनजियांग में से मैन्युफैक्चर हुए सामान पर रोक लगाई जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सरकार ने उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए डिटेंशन कैंपस बनाए हुए हैं। मार्क वाटसन ने बताया है कि अगला सप्ताह मानवाधिकारों के लिए महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है। हमें लगता है कि कुछ चीनी कानून को स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण है और इसमें से अधिकांश मानवाधिकारों पर केंद्रित हैं। बता दें कि उइगर कानून को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बीच लंबे समय से बहस चल रही है। हाल ही में सीनेटर मार्को रूबियो ने मांग की है कि इस उपाय को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया जाए। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया है स्वाभाविक भागीदार। चीन ने व्यापार को हथियार बनाया, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के दूत। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विशेष व्यापक दूत टोनी एबॉट ने शुक्रवार को कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक आर्थिक साझेदार हैं। टोनी एबॉट ने कहा है कि वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक आर्थिक साझेदार हैं। भारत एक महान मैन्युफैक्चरिंग देश है। ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लिहाजा ऑस्ट्रेलिया के पास भारत को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि मेक इन इंडिया एक वास्तविकता बन जाए। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के स्पेशल दूत ने टोनी एबॉट ने कहा है कि कैनबरा को विश्वास है कि FTA प्रमोशन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही। भारतवंशी गीता गोपीनाथन का प्रमोशन के बाद पाकिस्तान में हलचल फिर से। कहा, पराग अग्रवाल के बाद भारत के हाथ एक और सफलता। भारतवंशी अमेरिकी गीता गोपीनाथन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर। वो जियोफ्रो ओकामोटे की जगह लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से गुरुवार को इस बात को बताया गया है कि ओकामोटो जल्द ही अपना पद छोड़ रहे हैं, जिसके बाद गीता गोपीनाथ उनकी जगह कामकाज संभालेंगी। और वो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही थी। गोपीनाथ 3 साल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं और वो जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिर से शैक्षणिक कार्य शुरू करने वाली थी, लेकिन उन्हें पदोन्नति देकर फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जियोग्रेविया ने कहा है कि गीता गोपीनाथ पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट थी। आपको बता दें कि हमें इस बात की खुशी है कि वो अपनी सेवाएं जारी रखेंगी और अब फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी। गीता गोपीनाथ जेफरी ओकामोटो की जगह ले रही हैं, जो अगले साल की शुरुआत में IMF का पद छोड़ने जा रही हैं। गोपीनाथ जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शैक्षणिक स्थिति में लौटने वाली थी। उन्होंने 3 साल के लिए IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी कार्य किया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के हाथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये भी बड़ी सफलता है, क्योंकि हाल ही में
ट्विटर के सीईओ भारतवंशी पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया था। वह एक बार फिर से भारतवंशी इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन में आईएमएफ की चीफ पद पर प्रमोशन हुआ है। ये कि अपने आप हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, एनसीबी को और ताकतवर बनाने की तैयारी। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि ड्रग्स से जुड़े 5 बड़े केस एजेंसी को हैंडओवर किए जाएं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ताकत में इजाफा करने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वो ड्रग्स से संबंधित कम से कम 4 से 5 बड़े केस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हैंडओवर करे। सूत्र के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इसके लिए 5 दिसंबर तक की मोहलत दे दी गई है। आपको बता दें, इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी से कहा गया है कि वो नारकोटिक्स से जुड़े सभी अहम केस ब्यूरो को हवाले करें। जाहिर है कि अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद एनसीबी का दायरा बढ़ेगा। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एनसीबी की ताकत में इजाफा करने वाला ये हाला कदम मुद्रा पोर्ट में सीज किए कि 3000 किलोग्राम हेरोइन और मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले के खुलासे के बाद उठाया है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, इमरान खान सरकार खिलाफ बागी हुआ पाकिस्तानी दूतावास। कहा, महंगाई तोड़ रही है रिकॉर्ड, हम लोग बिना वेतन कम कर रहे हैं काम। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के अपने दूतावास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती करवा दी। दरअसल पाकिस्तान के एक राजनयिक ट्विटर हैंडल ने खुलासा किया है कि कैसे दूतावास के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। पाकिस्तान के सर्बिया स्थित दूतावास ने इमरान सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं और सरकार की कारगुजारियों को उजागर कर दिया है। पाकिस्तान के सर्बिया में मौजूद दूतावास ने कहा है कि महंगाई पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। इमरान खान, आप कब तक उम्मीद करते हैं कि हम सरकारी अधिकारी चुप रहेंगे? तो ये एक तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल पिछले 3 महीनों से बिना भुगतान के आपके लिए काम करते रहेंगे। हमारे बच्चों को फीस का भुगतान नहीं करने की वजह से स्कूलों से निकाल दिया गया है। इस तरीके से आरोप लगाकर पाकिस्तानी दूतावास में ये ट्वीट वायरल किया गया। एक और अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। बोले, तकनीक और इनोवेशन की तेज़ी से अपना रहा है भारत। दोस्तों, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक पे आयोजित इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिए जाने वाले संबोधन में उनका जोर फिनटेक क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों पर हो सकता है। 2 दिन तक चलने वाले इस फोरम में विश्व के 70 देशों ने हिस्सा लिया। इस मौके पे अपने संबोधन में उन्होंने भारत और दुनिया को दिखा दिया कि भारत तकनीकी और इनोवेशन में कितनी तेज़ी से ला रहा है। डिजिटल इंडिया ने कई दरवाजे खोल दिए हैं। एक और अपडेट, कोरोना वेरिएंट, जी हाँ, कोरोना के अन्य वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। डेल्टा के खिलाफ किए गए उपाय होंगे कारगर। दोस्तों, पश्चिमी प्रशांत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अधिकारियों ने कहा है कि कुछ देशों द्वारा सीमा बंद करने के उपाय को अपनाया जाना कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए समय दे सकता है। दोस्तों, लेकिन वैश्विक महामारी से लड़ने के न्यू डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए किए गए उपाय और उससे प्राप्त अनुभव द्वारा रखी जानी चाहिए। फिलीपींस के मनीला से प्रसारित ऑनलाइन समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से शुक्रवार को उन्होंने कहा है कि पश्चिमी प्रशांत के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ताकेशी कसाई ने कहा है कि जहां कुछ देशों में कोविड-19 मामले बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में भी हालत खराब हो चुकी है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल बीजेपी के सांसदों ने आज यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बंगाल को लेकर कई मुद्दे उठाए। 15 सदस्यों वाले बंगाल बीजेपी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल आने का आग्रह भी किया है। वहीं सांसदों ने पीएम मोदी को बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर हो रहे लगातार उत्पीड़न का भी मुद्दा उठा डाला है और ममता बनर्जी के खिलाफ एक तरीके से एक्शन लेने की भी मांग कर डाली है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।